Hello students, welcome to Vidya Mandir classes. Myself Chanchal and today we are going to discuss solutions of quiz solution. चैप्टर का नाम है लिक्विड सॉल्यूशन। तो आज हमें क्या करना है, लिक्विड सॉल्यूशन के क्विज की सॉल्यूशन डिस्कस करनी है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, a solution is said to be blank when no more solute will dissolve in it। कहना क्या चाह रहा है कि मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, इसमें कोई सॉल्वेंट है और कुछ अमाउंट मैंने सॉल्यूट की डाल रखी है, ठीक है जी। और कंडीशन क्या दे रखी है कि इसमें जो फर्दर जो सॉल्यूट की अमाउंट है वो डिजॉल्व नहीं हो सकती। जितना भी सॉल्यूट इसमें मैंने डिजॉल्व कर रखा है वो सफिशिएंट है। इसके बाद अगर मैं और सॉल्यूट डालूंगी तो ये जो सॉल्वेंट है वो उसको डिजॉल्व नहीं कर पाएगा। तो हमें बताना है कि इस टाइप की सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं। तो हमारे पास चार ऑप्शन गिवन है। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा सस्पेंडेड सॉल्यूशन। तो देखो सस्पेंशन क्या होता है, जो अपना सस्पेंशन है वो हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं कि मैंने सॉइल को डिजॉल्व कर दिया पानी में, तो इस टाइप के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं। तो जो सॉल्यूशन, ये तो सॉल्यूशन ही नहीं है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, तो इसको हम साइड कर देते हैं, ठीक है। अब देखो अगर हम इनका डिस्कशन करें तो बेसिकली जो मेरी सॉल्यूशन है वो तीन टाइप की होती है। पहला टाइप वो है, लेट्स से मेरे पास सॉल्वेंट था, मैंने बहुत कम अमाउंट इसमें सॉल्यूट की डाली, बहुत कम अमाउंट मैंने सॉल्यूट की डाली। अभी क्या है, सॉल्यूट बहुत कम है, आप आगे भी अगर सॉल्यूट इस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में ऐड करोगे तो वो इजीली डिजॉल्व हो जाएगा। तो इस टाइप की जो अपनी सॉल्यूशन होती है उनको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का क्या मतलब है, अभी आप आगे भी सॉल्यूट इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है जी। अगर मैं सेकंड कैटेगरी की बात करूं, अगेन मेरे पास सॉल्यूशन है कोई, इस बार मैंने क्या किया, इसमें सॉल्यूट डाला और वो सॉल्यूट सफिशिएंट है, उसमें इजीली डिजॉल्व हो गया है। बट आगे अगर आप फर्दर सॉल्यूट डालोगे तो क्या होगा, प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा, सॉल्यूट प्रेसिपिटेट आउट होने लगेगा। तो इस टाइप की सॉल्यूशन जिसमें क्या होता है, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होता है जो किसी भी टेम्परेचर पे उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं जी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट केस आता है हमारा कि मैं ना सॉल्यूट ज़्यादा डाल दूँ, मैंने सॉल्यूट डाल दिया और सॉल्यूट की अमाउंट मैंने सेकंड केस से ज़्यादा रखी है, तो क्या होगा, सॉल्यूट अपना प्रेसिपिटेट आउट होने लगेगा, नीचे जम जाएगा। और इस टाइप की सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है जी। तो देखो हमने अनसस्पेंडेड तो हमने पहले ही आउट कर दिया था। अनसैचुरेटेड में क्या होता है, सॉल्यूट की अमाउंट कम प्रेजेंट होती है, जितनी उसमें डिजॉल्व हो सकती है। सैचुरेटेड क्या है, ये वो केस है जिसमें एग्जैक्ट अमाउंट प्रेजेंट होती है सॉल्यूट की, जो उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में उस गिवन टेम्परेचर पे डिजॉल्व हो सकता है। तो इसका अपना आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर, आंसर नंबर सी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अगर हम बात करें डाइल्यूटेड सॉल्यूशन की, तो देखो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन क्या होती है, अगर मैं इनमें से किसी, लेट्स से मैंने ये सॉल्यूशन ली, इसमें मैंने और पानी डाल दिया, सॉल्यूशन को मैंने डाइल्यूट कर दिया, तो इस टाइप की सॉल्यूशंस को हम डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। जो हमसे क्वेश्चन में सॉल्यूशन गिवन है वो सॉल्यूशन हमारी कौन सी होगी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अपना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, बाय एडिंग एंटी फ्रीज टू वाटर, हमने एंटी फ्रीजिंग एजेंट डाला है पानी में, इन द रेडिएटर ऑफ कार, कार के रेडिएटर में वाटर होता है, उसमें हम एंटी फ्रीजिंग एजेंट क्यों डालते हैं। तो देखो होता क्या है,
अगर मैं स्पेशली विंटर्स में क्या होता है, जो हिली एरिया होते हैं, जो कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत लो चला जाता है, वी ऑल नो दैट कि जो वाटर होता है वो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होना स्टार्ट होता है। ठीक है, अगर हम ऐसे एरिया में कार ड्राइव कर रहे हैं जहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 0 से कम है, तो क्या होगा, जो रेडिएटर में जो आपका वाटर प्रेजेंट होगा वो तो फ्रीज होने लग जाएगा। उससे क्या होगा हमारा, उससे हमारे कार को रन करने में डिफिकल्टी आएगी। तो इस टाइप की प्रॉब्लम से हम ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं, कुछ ऐसे एजेंट हैं, फॉर एग्जांपल इथाइलिन ग्लाइकोल। ओके, इथाइलिन ग्लाइकोल क्या करता है, वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस कर देता है। डिप्रेस का मतलब क्या है, अभी जो वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा था, अब वो -6 -8 वटेवर, मतलब माइनस में फ्रीज होगा। तो उससे क्या हुआ, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, अब वो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे फ्रीज नहीं होगा और हम क्या कर सकते हैं, इजीली किसी भी ऑटोमोबाइल को रन कर सकते हैं। तो इसका पहला काम क्या हो गया एंटी फ्रीजिंग एजेंट का, कि जो ये पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है। ठीक है, और जो कॉमन अपने एंटी फ्रीजिंग एजेंट होता है ना, वो एंटी बॉइलिंग भी होते हैं। अगर हमारे फ्रीजिंग पॉइंट को वो कम कर रहा है तो अपने बॉइलिंग पॉइंट को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो इस अकॉर्डिंग में क्या हुआ, आपका ऑप्शन नंबर 2 भी करेक्ट हो गया कि फ्रीजिंग पॉइंट हमारा डिप्रेस हो रहा है और अपना बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, बात करते हैं ऑप्शन सी की। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, जो कंसंट्रेशन होगी वाटर की वो लोअर हो जाएगी। अब देखो, पहले क्या था, हमारे पास रेडिएटर में सिर्फ और सिर्फ ये वाटर प्रेजेंट था। अब मैंने क्या किया है, इसमें एंटी फ्रीजिंग एजेंट डाल दिया है, लेट से इथाइलिन ग्लाइकोल डाल दिया है। ठीक है, अब इथाइलिन ग्लाइकोल के भी इसमें वो प्रेजेंट होंगे पार्टिकल्स, तो वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी इस सॉल्यूशन में, डिक्रीज होगी ना। तो ऑप्शन सी भी क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन अपना क्या होगा, ऑप्शन डी, कि जो एंटी फ्रीजिंग एजेंट होते हैं वो ये तीनों काम करते हैं, ऑल ऑफ अबव। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कोई सोल्यूशन है उसको हमको ना मोर कंसंट्रेटेड बनाना है, तो कैसे बना सकते हैं, अ सोल्यूशन कैन बी मेड मोर कंसंट्रेटेड बाय। अब देखो कंसंट्रेशन की अगर मैं बात कर रही हूँ, कंसंट्रेशन की, तो जनरली कंसंट्रेशन को हम कौन सी टर्म में डिफाइन करते हैं, मोलैरिटी की टर्म में, मोलैरिटी। ठीक है, और अपनी मोलैरिटी क्या होती है, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय क्या होता है अपना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स में। इन लीटर्स, यही होता है ना। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स को कैसे लिख सकते हो, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास सॉल्यूट का इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है जी, अब देखो कंसंट्रेशन है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। मोलर मास तो क्या है अपना, फिक्स क्वांटिटी है, कांस्टेंट है किसी पर्टिकुलर सॉल्यूट के लिए। ठीक है, तो हमें कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना है, तो हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो मैं सॉल्यूट का मास बढ़ा दूं, एक्स्ट्रा सॉल्यूट ऐड कर दूं। तो पहला तरीका क्या है, बाय एडिंग मोर सॉल्यूट। ठीक है जी, उसके बाद दूसरा क्या है, या मैं सॉल्यूशन में ना और सॉल्वेंट ऐड कर दूं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को क्या करूं, इसको सॉरी, जो मैं सॉल्यूशन की वॉल्यूम है उसको घटा दूं, सॉल्वेंट को मैं रिमूव कर दूं, तब भी क्या होगा, सॉल्यूशन ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो जाएगी। तो दो तरीके थे, या तो हम सॉल्यूट के मास को बढ़ा दें या हम सॉल्वेंट की कुछ वॉल्यूम को रिमूव कर लें, इसको मैं डिक्रीज कर दूं, या बाय एडिंग मोर सॉल्यूट और बाय रिमूविंग सम सॉल्वेंट। ठीक है, तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा,
सॉल्यूट सस्पेंशन इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी सॉल्यूट बाय एडिंग सॉल्यूट एंड बाय रिमूविंग सॉल्वेंट, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेंजीन है, बेंजीन का वेपर प्रेशर ज़्यादा है किससे, टॉलिन से, और आपको बताना है इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। गिवन क्या है, बेंजीन का जो वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा है अपने टॉल्यून से, टॉल्यून के वेपर प्रेशर से, एंड वी हैव टू कंपेयर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बोथ। ओके, देखो हमें पता है कि जो वेपर प्रेशर बॉइलिंग की कंडीशन क्या होती है कि जब हमारा वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। अगर मैं लिखती हूँ जो हमारी कंडीशन है बॉइलिंग की, कंडीशन ऑफ बॉइलिंग क्या है कि उस चीज का वेपर प्रेशर बराबर हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। ठीक है जी, देखो एक कर्व ड्रॉ करते हैं, ये मेरा वेपर प्रेशर वाई एक्सिस पे एंड एक्स एक्सिस माई टेम्परेचर। यहाँ कहीं हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दिस इज अवर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है जी, अब देखो क्वेश्चन में क्या है, हमको क्या गिवन है कि बेंजीन का वेपर प्रेशर ज़्यादा है। मान लो कहीं यहाँ है हमारा बेंजीन का वेपर प्रेशर और टॉलिन का उससे कम है, कहीं यहाँ पे हमारा टॉल्यून का वेपर प्रेशर है। ठीक है, बेंजीन कब बॉयल होगा, जब इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। वेपर प्रेशर कैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे। और सेम टॉलिन भी कब बॉयल होना स्टार्ट होगा, जब उसका भी वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। अब बेंजीन का वेपर प्रेशर अगर ज़्यादा है तो वो जल्दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अटेन कर लेगा। लो टेम्परेचर पे उसका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो वो जल्दी बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। टॉलिन के केस में क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर कम है तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिएगी किसको, वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर लाने में। तो ये किसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया, अपना बेंजीन का, और ये हो गया अपना टॉलिन का। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा आ रहा है, टॉलिन का। मैं सीधा सीधा ये भी लिख सकती हूँ कि जो मेरा बॉइलिंग पॉइंट है वो इनवर्स रिलेशन रख रहा है किससे, वेपर प्रेशर से। जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम। तो टॉलिन का वेपर प्रेशर कम है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। समझ आया, तो कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, वॉन्ट्स ऑफ फैक्टर की बात की गई है। ये सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ना कुछ सॉल्यूट ऐसे होते हैं वो ना अंडरगो करते हैं एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन के, तो उसी के लिए ये वॉन्ट्स ऑफ फैक्टर डिफाइन होता है। हमारी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो डिपेंड करती है किस पे, नंबर ऑफ मोल्स पे, राइट और नॉट। ठीक है जी, अगर सॉल्यूट एसोसिएट या फिर डिसोसिएट कर रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स में चेंज आएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज होगी। तो नंबर, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कितना चेंज आएगा वही क्या बताता है हमारा वॉन्ट्स ऑफ फैक्टर। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि कितना सॉल्यूट डिसोसिएट किया है या फिर कितना एसोसिएट किया है, इस चीज को मेजर करने के लिए हमने क्या डिफाइन किया, आयोटा। क्या होता है जी वॉन्ट्स ऑफ फैक्टर, वॉन्ट्स ऑफ फैक्टर आयोटा से इसको डिनोट करते हैं, और इसको हम क्या लिखते हैं कि बाद में देखो एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बाद किस में चेंज आया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में। हमने कुछ और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कैलकुलेट की थी बट ऑब्जर्व जो वैल्यू है वो डिफरेंट आई है। तो एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन क्या होगा, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड
कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय जो हमने कैलकुलेट की थी, कैलकुलेटेड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी, ये तो हो गया हमारा बेसिक फॉर्मूला किसका, आयोटा का। इससे आगे बात करते हैं। तो देखो जो हमारी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है वो मेरी डायरेक्टली डिपेंड करती है किस पे, नंबर ऑफ मोल्स पे। कॉलीगेटिव जो प्रॉपर्टी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ मोल्स के। नंबर ऑफ मोल्स को आप कैसे लिखते हो, मास बाय मोलर मास। तो मोलर मास से कैसा रिलेशन है, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं मास बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स के अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मोलर मास के कैसे रिलेटेड हो जाएगी, इनवर्सली। तो इनवर्सली रिलेटेड है मोलर मास के। ठीक है जी, ओके। देखो अब भी हमने क्या किया, आयोटा को कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की टर्म में लिखा। अब हम इसको लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में। तो अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में लिखूंगी तो मैं क्या लिख सकती हूँ, मुझे पता है मेरी नंबर ऑफ मोल्स कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जो मेरा आयोटा होगा वो क्या होगा, मेरा ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स एंड डिवाइड में क्या आ जाएगा, कैलकुलेटेड नंबर ऑफ मोल्स, जितने हमने कैलकुलेट किए थे। ठीक है, ऑब्जर्व्ड कब कब का केस होगा, डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन के बाद वाला ना। और कैलकुलेट हमने कैसे किए थे, इग्नोरिंग एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ठीक है, तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन। ये हो गया दूसरा टाइप किसको, आयोटा को लिखने का। ठीक है जी, अब हमें देखना है मोलर मास की टर्म में हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में। अब नंबर ऑफ मोल्स इनवर्सली रिलेटेड है मोलर मास से, तो मोलर मास की टर्म में हम कैसे लिखेंगे, कैलकुलेटेड मोलर मास, उल्टा हो जाएगा ना। कैलकुलेटेड मोलर मास कि हमने कितना कैलकुलेट किया है, डिवाइड बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास, एक्चुअल में कितना है, कितना हमने ऑब्जर्व किया है। कैलकुलेटेड मोलर मास को हम क्या बोलते हैं, और नॉर्मल मोलर मास क्या बोलते हैं जी, नॉर्मल मोलर मास। एंड ऑब्जर्व्ड मोलर मास को हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, तो देखो कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हो गए अपने। ये तो हो गया अपना ऑप्शन करेक्ट इन टर्म ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली डिपेंड कर रही थी नंबर ऑफ मोल्स के, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। ठीक है, और ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया इन टर्म ऑफ मोलर मास, क्योंकि मोलर मास कैसा था, इनवर्स रिलेशन रख रहा था किसके साथ, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के साथ। तो इस तरीके से क्या है, हमारे ये चारों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज विल बी अवर करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, आइडियल सॉल्यूशन गिवन है आपको और कुछ 4 पैरामीटर दे रखे हैं। इन पैरामीटर्स में से कौन से पैरामीटर की वैल्यू आइडियल सॉल्यूशन के लिए नॉन जीरो होगी। ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी की सॉल्यूशन क्या है, आइडियल है, तो कंडीशन क्या होती है, लेट्स से मैंने ना ए टाइप मॉलिक्यूल्स थे मेरे पास, दूसरा क्या था बी टाइप मॉलिक्यूल्स थे। मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया।
उसके बाद मेरे पास जो सॉल्यूशन बनी उसमें कैसे मॉलिक्यूल्स थे, ए बी टाइप थे, ठीक है। अब देखो ये सॉल्यूशन आइडियल होगी, उसकी कंडीशन क्या है कि जो इंटरेक्शन है ए और ए की एंड बी और बी की, जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगी किसके, ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। ये किस क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिमिलर होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कि जो जितनी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी में है ना, वही उतनी ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी, ठीक है। ये होती है हमारी आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन। अब हमें देखना है एक एक करके अपने सारे पैरामीटर्स को। बात करते हैं डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग की, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग, ठीक है। डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग क्या है, एंथैल्पी की चेंज ड्यूरिंग मिक्सिंग। अब देखो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे है वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर है, तो जितनी एनर्जी हमको ए और बी के बॉन्ड को डिसोसिएट करने में देनी पड़ी, उतनी ही एनर्जी हमारे ए बी के फॉर्मेशन के ड्यूरिंग रिलीज हुई। तो क्या होगा, जब नेट एंथैल्पी चेंज होगा मिक्सिंग के दौरान वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आइडियल सॉल्यूशंस के लिए जो डेल्टा एच होगा मिक्सिंग का वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ना तो एनर्जी रिलीज हुई है, ना ही क्या एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है। बात करते हैं वॉल्यूम की, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग। देखो जी इसको कैसे देखेंगे, ठीक है। देखो जो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस है, जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, वो भी किस पे डिपेंड करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर है वही इधर है, जितना मॉलिक्यूल यहाँ पे क्लोजली अटैच्ड है उतना ही क्लोजली यहाँ पे अटैच्ड है। जो वॉल्यूम का चेंज होगा ड्यूरिंग आइडियल मिक्सिंग या फिर आइडियल सॉल्यूशंस के दौरान वो क्या हो जाएगा, अगेन जीरो। तो डेल्टा वी मिक्सिंग क्या हो गया, किसका, आइडियल सॉल्यूशंस का, वो जीरो हो गया, ओके, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग की, डेल्टा एस मिक्सिंग। एस का क्या मतलब है, एंट्रोपी, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग क्या होगी। अब देखो अगर सॉल्यूशन आइडियल है तो उसकी जो डेल्टा एस मिक्सिंग होती है वो क्या होती है अपनी, ग्रेटर देन जीरो। क्यों, क्योंकि मिक्सिंग के टाइम पे क्या हो रहा है, जो नंबर ऑफ मोल्स हो रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। अगर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कर रहे हैं तो जो हमारा एंट्रोपी है मिक्सिंग की वो क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो ये हमारा जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया और ये हो गई ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर डी को, ओके। थर्ड एंड फोर्थ क्या है हमारा, प्रेशर की बात हो रही है। देखो आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, वो हमारे राउल्ट्स लॉ को फॉलो करती है, ठीक है। अगर वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो जो उसका प्रेशर होगा P ऑब्जर्व्ड होगा वो किसके बराबर होगा, P राउल्ट्स, ठीक है। राउल्ट P राउल्ट के बराबर होगा, ओके। वो P, हाँ वो P राउल्ट के बराबर होगा। तो दो P ऑब्जर्व्ड इक्वल है P राउल्ट के, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा। और डेल्टा P क्या हो जाएगा अपना, जीरो हो जाएगा। तो हमारा डेल्टा H मिक्सिंग भी जीरो निकल के आई, डेल्टा V मिक्सिंग भी जीरो निकल के आई, डेल्टा P भी अपना जीरो था आइडियल सॉल्यूशंस के केस में, बट हमारा क्या नॉन जीरो क्या था, डेल्टा S ऑफ मिक्सिंग। और क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, कौन सा पैरामीटर नॉन जीरो वैल्यू रखेगा, तो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि हम ऑस्मोसिस की टर्म में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को कैसे डिफाइन करते हैं। अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑस्मोसिस इज, ओके। देखो अगर मैं बात करूं बेसिक आउटड्रॉ की, किसके, ऑस्मोसिस का, तो हमारा होता क्या है, हमारे पास ना दो कंपार्टमेंट होते हैं, ठीक है।
एक कंपार्टमेंट में हमारा क्या होता है, सॉल्वेंट, ये मैंने बना दिया सॉल्वेंट साइड, यहाँ मेरा सॉल्वेंट प्रेजेंट है, दिस इज माय सॉल्वेंट साइड, ठीक है। और दूसरे कंपार्टमेंट में क्या ले लेते हैं, सॉल्यूशन, ये क्या होगी मेरी सॉल्यूशन की साइड, ओके, सॉल्यूशन साइड, ठीक है। और इन दोनों कंपार्टमेंट को कौन सेपरेट कर रहा होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये हो गई मेरी क्या जी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब हमें इसी के बारे में बताना है कि इसका क्या काम है, ठीक है। अब देखो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में क्या होता है, छोटे छोटे होल्स होते हैं, मैं कह सकती हूँ कि इस केस में हमारे ना माइक्रोस्कोपिक होल्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होल्स होते हैं। अब वो होल्स क्या करते हैं, जो हमारे ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है ना, उनका साइज छोटा है एज कंपेयर टू सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। तो पहली चीज तो ये है कि इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ना स्मॉलर मॉलिक्यूल्स दैट इज सॉल्वेंट मॉलिक्यूल वो तो पास हो जाएंगे, और जो बिगर मॉलिक्यूल है क्या है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं, वो पास नहीं होंगे। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अलाउ करती है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के फ्लो को, और किसको नहीं फ्लो होने देती है, किसको पास नहीं होने देती है, सॉल्यूट पार्टिकल्स को। एक तो ये कंडीशन होगी कि सॉल्वेंट के पार्टिकल तो पास कर जाएंगे और सॉल्यूट के पास नहीं करेंगे। दूसरी चीज, अब देखो कहाँ से कहाँ पास करेंगे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल, वो करेंगे हायर कंसंट्रेशन से। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन कहाँ पे ज़्यादा है, उसकी खुद की साइड में, प्योर सॉल्वेंट की साइड में। तो इस साइड में क्या है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का फ्लो कहाँ से होगा, सॉल्वेंट साइड से सोल्यूशन साइड में, ठीक है जी। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कि ये वो मेम्ब्रेन होती है दैट अलाउ सॉल्वेंट बट डू नॉट अलाउ सॉल्यूट पार्टिकल टू पास थ्रू इट। तो अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, हमारा करेक्ट ऑप्शन है विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन नंबर 7, ओके। ठीक है जी, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ओके, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, हाँ 25 डिग्री सेल्सियस पे ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ अ कंपाउंड इज 0.466 atm, ठीक है। किसी सॉल्यूशन की जिसका कंसंट्रेशन गिवन है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर 25 डिग्री सेल्सियस पे इतना गिवन है, ओके। और हमें पूछा क्या है, वॉन्स ऑफ फैक्टर की अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी है। ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। वॉन्स ऑफ फैक्टर को आयोटा की टर्म में हम सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर को हम आयोटा की टर्म में कैसे लिख सकते हैं, कि जो हमारा पाई दैट इज अवर ऑस्मोटिक प्रेशर, ये क्या होता है आयोटा, आयोटा क्या है अपना वॉन्स ऑफ फैक्टर इनटू CRT। एक सेकेंड, आयोटा CRT, ठीक है। देख लेते हैं कहाँ पे क्या क्या है। जो पाई है हमारा वो क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है सॉल्यूशन का, ऑस्मोटिक प्रेशर। आयोटा क्या है, वॉन्स ऑफ फैक्टर, आयोटा इज वो वॉन्स ऑफ फैक्टर, ओके। C क्या है सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, T इज अवर टेम्परेचर, और R क्या है अपना गैस कांस्टेंट, ठीक है। ये दोनों चीजें मैंने बता दी हैं। अब देखो सॉल्व करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर की कितनी वैल्यू गिवन है, 0.466 atm, 0.466 atm, ओके। आयोटा हमें पूछा है इनटू में, कंसंट्रेशन कितना गिवन है 0.01, मोलैरिटी की टर्म में गिवन है। मोलैरिटी को मैं कैसे लिख सकती हूँ, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, ओके। अब देखो आर की वैल्यू हमें कौन सी रखनी है, ATM लीटर वाली, क्या होती है
0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। ठीक है जी। टेम्परेचर को भी हमें किस में रखना है, केल्विन में, 298 केल्विन। ठीक है, अपना आयोटा क्या आ जाएगा, इसको नीचे ले जाते हैं, 0.466 डिवाइड बाय 0.01 इंटू 0.0281 0.0821 इंटू में 298। ठीक है, ये क्या हो गया मेरी आयोटा की वैल्यू। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो जो मेरी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी इसकी, ये आता है 1.908 और इसको मैं अप्रोक्सीमेशन में कितना लिख सकते हूँ, 2। तो मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी, वॉन्ट्स ऑफ फैक्टर की 2। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, कैलकुलेट कर सकते हो आयोटा के लिए। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आपको फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन निकालना है किसी सॉल्यूशन का, जिसको कैसे बनाया गया है, 3 मोल बाय एडिंग 3 मोल ऑफ बेंजीन। बेंजीन के 3 मोल आपने ऐड किए हैं। बेंजीन क्या है, सॉल्यूट है, सॉल्यूट है आपका। 3 मोल ऑफ बेंजीन आपने 30 किलोग्राम ऑफ टेट्राक्लोरोइथेन में ऐड किए हैं। टेट्राक्लोरोइथेन क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, कोई सॉल्यूशन है जो बेंजीन और टेट्राक्लोरोइथेन को मिला के बनाई गई है, उनके जो कंसंट्रेशन है वो आपको गिवन है। आपको क्या पूछा है, इस सॉल्यूशन का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा टीएफ का। डेल्टा जो टीएफ है वो क्या होती है अपनी, वो होती है केएफ इनटू में मोलालिटी स्मॉल m। अब देखो मोलालिटी क्या है, मोलालिटी को मैं कैसे लिख सकती हूँ, KF इंटू में मोलालिटी होती है हमारी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कि सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, डिवाइड बाय सॉल्वेंट का मास किसमें, किलोग्राम में, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें, जी किलोग्राम में। ठीक है, KF क्या है हमारा, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट है किसका, इस सॉल्वेंट का, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। कितना गिवन है, 29.8 केल्विन किलोग्राम पर मोल। K गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन है आपको, सॉल्वेंट का मास गिवन है, पुट कर देते हैं। तो डेल्टा जो TF है वो क्या आ जाएगा आपका, KF है 29.8 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, उसके बाद मोल कितने गिवन है अपने, 3 मोल। ओके, मास कितना गिवन है, 30 किलोग्राम। किलोग्राम से किलोग्राम, मोल से आपका मोल गया, तो डेल्टा टीएफ कितना आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 2.98 केल्विन। ठीक है जी, तो ये आपको कौन से ऑप्शन में गिवन है, ये वैल्यू ऑप्शन नंबर डी में गिवन है, 2.98 केल्विन। तो इस सॉल्यूशन का डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट आ गया हमारा 2.98 केल्विन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन ऑल्सो। इसमें आपको क्या पूछा है, आपको मोलालिटी पूछी है किसी सॉल्यूशन की, जिसमें सॉल्यूशन क्या है, 0.6 ग्राम इथेनोइक एसिड है, जिसको आपने 100 ग्राम ऑफ बेंजीन में डिजोल्व कर दिया है। अगेन सिंपल मोलालिटी क्या होती है आपकी, मोलालिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कि सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं, डिवाइड बाय मास किसका, मास ऑफ सॉल्वेंट,
सॉल्वेंट का मास कितना है, किस में लेते हैं हम, किलोग्राम में लेते हैं, ग्राम में लेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉल्व करते हैं। स्मॉल m क्या आ जाएगा आपका, देखो सॉल्यूट के मोल्स कैसे निकालोगे, मास डिवाइड बाय मोलर मास। इथेनोइक एसिड आपका क्या है, एसिटिक एसिड CH3COH, और एसिटिक एसिड का मोलर मास क्या होता है 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, पुट कर देते हैं। 0.6 डिवाइड बाई 60, ये तो हो गया जी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 100 है, ग्राम में गिवन है तो 1000 से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। ओके, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, दिस इज डिवाइड बाई नो ये हो जाएगा अपना 6। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 0.1 मोल पर किलोग्राम। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आपको नंबर ऑफ मोल्स आपने सॉल्यूट के निकाल लिए, सॉल्वेंट का मास आपको ग्राम में गिवन था, आपने किलोग्राम में चेंज किया, और इस वैल्यू को अगर आप कैलकुलेट करते हो दैट कम आउट टू बी 0.1 मोल पर किलोग्राम। तो इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। दैट इज इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।